नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको एक चर्चित कथाकार नाटककार भारत भूषण जोशी जी द्वारा लिखी ये कहानी पोकवा सुनाने जा रही हूँ। इनकी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कहानियाँ, समीक्षाएं और अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। रंगमंच एवं संगीत में इनकी गहरी अभिरुचि है। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रवीण की उपाधि भी प्राप्त की है और इलाहाबाद आकाशवाणी में नाटक कलाकार भी हैं। तो आइए इन्हीं बहुआयामी कथाकार भारत भूषण जोशी जी द्वारा लिखी ये कहानी पोकवा सुनते हैं। आज अप्रैल का तीसरा इतवार है। दिन के लगभग 9 बजे हैं। बसंत ऋतु के प्रस्थान के साथ साथ दिन ब दिन प्रखर होता सूरज स्पष्ट संकेत दे रहा है कि ग्रीष्म ऋतु सन्निकट है। ऐसे में परीक्षित बाबू अपनी 6 फुटी काया को लेकर घर से निकले हैं। उनके हाथों में एक लेडीज साइकिल है जिसे वे लुढ़काते हुए ले जा रहे हैं। पंचर बनना है। पंचर बनाने की दुकान करीब 1 फरलांग दूर आगे मुड़ने पर है। लेडीज साइकिल परीक्षित बाबू के हाथों में एक खिलौने के मानंद लग रही है। साइकिल को आगे लुढ़काने के क्रम में उनकी सुदीर्घ काया आगे हैंडल की तरफ कमर पर एक खूबसूरत कोण बनाते हुए थोड़ा झुकी है। परीक्षित बाबू अपने आसपास के दृश्यमान जगत से अनजान से बने अपने चेहरे पर एक दार्शनिक भाव लिए सामने केवल जरूरत भर की निगाह डाले अन्य मनस्क भाव से बढ़े जा रहे हैं। रोज की तरह आज भी परीक्षित बाबू इस बात के प्रति सतर्क हैं कि कोई अवांछित अप्रत्याशित घटना उन्हें किसी मुसीबत में न फंसा दे। मोहल्ले में हाल में हुई बमबाजी की घटना से वे काफ़ी खौफजदा हैं। वैसे हमेशा किसी अनिष्ट की आशंका से ग्रस्त रहना उनका स्वभाव बन चुका है। जैसे अभी उनको लग रहा है कि मोहल्ले के लोग, दुकानदार, सड़क पर चलते लोग वगैरह वगैरह सभी उनको जिस तरह से घूर रहे हैं, इसी तरह से उनकी लड़की को भी आते जाते घूरते होंगे। वे अचानक ही सोचने लगते हैं कि मोहल्ले के अराजक तत्व उनके परिवार के विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे होंगे। ऐसा सोचते सोचते वे थोड़ा सिहर उठते हैं। समाज में लगातार बढ़ते अपराध और आम खतरों के बारे में सोचते वे आगे बढ़ ही रहे थे कि मुख्य सड़क पर मुड़ते ही पंचर बनाने की दुकान दृश्यमान हुई। चौड़े से फुटपाथ पर एक गुमटी, 2-3 प्लास्टिक के स्टूल, पंचर बनाने का सामान और ज़मीन पर बिछी खड़ी कुछ एक साइकिलें। पंचर बनाने वाले ने उन्हें देखते ही अभिवादन किया। बाबूजी नमस्ते, पंचर बनाना है ना? बैठिए, बस अभी बनाता हूँ। परीक्षित बाबू का मन एकाएक ही संशय और आशंकाओं से भर उठा। वे सोचने लगे, ये पंचर बनाने वाला मुझे कब से जानने लगा, जो उसने देखते ही नमस्ते किया। फिर खुद ही समाधान निकालते हुए सोचने लगे, शायद मेरी लड़की यहाँ साइकिल में हवा भरवाती हो और साइकिल देखकर अनुमान से पहचाना हो, या शायद वे स्टूल पर बैठे इसी उधेड़बुन में थे कि उनकी नज़र सड़क के उस पार पान की दुकान पर खड़े कुछ लोगों पर पड़ी। उन्हें लगा कि उनमें से एक गहरे सांवले चेहरे का आदमी उन्हीं की ओर नज़र गड़ाए है। सड़क खासी चौड़ी थी। उस आदमी के चेहरे के हाव भाव स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे। सड़क के इस पार से उन्हें ऐसा लगा कि वो उनकी ओर देखते हुए कुछ बोल रहा है। उन्हें उस आदमी का उनकी ओर यूं लगातार देखते हुए बड़बड़ाना अच्छा नहीं लगा। परीक्षित बाबू उधर से नज़र हटाकर इधर उधर देखने लगे, परंतु थोड़ी देर बाद उनकी नज़र इस बदगुमानी में फिर उधर भटक गई कि शायद वो क्रिमिनल सा दिखने वाला आदमी अब चला गया हो। परंतु उनकी प्रत्याशा के विपरीत वो अभी तक सड़क के पार वहीं पर खड़ा था और उनकी ओर एकटक देखे जा रहा था। अचानक ये हुआ कि वो आदमी सड़क क्रॉस करता हुआ उन्हीं की ओर तेजी से बढ़ने लगा। अब तो परीक्षित बाबू का मन आशंकाओं से भर उठा और वे अत्यंत विचलित हो गए। उन्होंने अब देखा कि उस आदमी के कानों में स्पीकर लगे थे और मोबाइल उसकी कमीज की जेब में था। ये 2000 के दशक का प्रारंभिक दौर था और मोबाइल और ईयरफोन उतने प्रचलन में नहीं थे। अब उनकी समझ में आया कि वास्तव में वो आदमी उनकी ओर देखते हुए मोबाइल पर किसी और से बात कर रहा था। परीक्षित बाबू ने गुमटी में पड़ा पुराना अखबार झट से उठा लिया और उसे पढ़ने का स्वांग करने लगे। तभी उनके निकट से आवाज़ आई, बाबूजी नमस्ते।
परीक्षित बाबू ने हड़बड़ाकर नजर उठाई तो देखा वही आदमी उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखों में आत्मीयता थी। कान से स्पीकरों को निकालकर जेब के हवाले करते हुए उसने परीक्षित बाबू को दोबारा नमस्कार किया और जवाब की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। पास से देखने पर परीक्षित बाबू को वो युवक सामान्य सा लगा, क्रिमिनल तो कतई नहीं। परीक्षित बाबू उसकी ओर देख ही रहे थे कि वो बोला, बाबूजी, पहचाना नहीं? मैं राजू हूँ, राजू पेंटर। पिछले साल दिवाली पर आपके मकान में पेंटिंग की थी। आजकल काम नहीं है बाबूजी, ज़रूरत हो तो बुलाइएगा। सामने पान की दुकान पर संदेशा छोड़ जाइएगा, मुझ तक पहुंच जाएगा। बाबू ने गौर से देखा, साधारण सा दिखने वाला वो युवक किसी प्रकार से भय खाने योग्य न था। उन्होंने अपने आप को समेटते हुए कहा, हाँ हाँ, याद है राजू, तुम अच्छी पेंटिंग करते हो, ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर बुलाऊंगा। इतना सुनकर राजू मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। राजू पेंटर के प्रस्थान करते ही परीक्षित बाबू कुढ़कर अपने आप को मन ही मन कोसने लगे। जरा जरा सी बात पर अनिष्ट की आशंका कर भयभीत हो जाने की उनकी आदत कम होना छोड़ बढ़ती ही जा रही थी। अपने मोबाइल पर ईयरफोन लगाकर बात करने वाला साधारण सा व्यक्ति भी उनको डिस्टर्ब कर सकता था। उनके द्वारा किए गए सारे उपाय अब तक निष्फल साबित हुए थे। पीर, तावीज़, ओझा, बाबा आदि आदि उनका कुछ भला न कर पाए थे। हालात उनके जस के तस बने हुए थे। परीक्षित बाबू पंचर बनवाकर बुझे मन से साइकिल को धीरे धीरे लुढ़काकर घर की ओर बढ़ चले थे। वे मन ही मन सोचते जा रहे थे कि उन्हें शीघ्र ही किसी मनोरोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। अर्जुन प्रसाद जब भी अपने पोते पर नज़र डालते निहाल हो जाते, और होते भी क्यों ना। खुद वो 6 फुट के थे और पोता 15 वर्ष की उम्र में ही उनका कद नापने को तैयार था। चौड़े स्कंद, चौड़ी छाती, बलिष्ठ काठी, सौम्य और आकर्षक चेहरा। कोई शुभेच्छु देख लेता तो प्रसन्नता से भर जाता, और ईर्ष्यालु देख लेता तो उसकी छाती पर सांप लौट जाता। फौजी बेटे के सीमा पर शहीद होने के बाद अर्जुन प्रसाद का पोता ही अब उनकी समस्त आशाओं का केंद्र था। वैसे पोते का परीक्षित नाम अब तक सार्थक ही सिद्ध हुआ था। ईश्वर ने जैसे जीवन में आगे आने वाली समस्त सांसारिक परीक्षाओं में उसे पहले ही सफल घोषित कर जन्म दिया हो। किसी भी दुष्कर परिस्थिति से निपटना उसके लिए खेल जैसा था। हर क्षेत्र में सफलता उसके कदम चूमती थी। कक्षा में सदैव अव्वल रहने वाला परीक्षित शहर के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था। उसकी शारीरिक क्षमता सबसे अधिक खेल के मैदान में दिखती थी। कबड्डी खेल में जब वो विरोधी टीम के किसी खिलाड़ी की कलाई अपनी हथेली की लोहे की सड़सी जैसी पकड़ से कस लेता था तो वो खिलाड़ी तुरंत हार मान लेता। बास्केटबॉल में जब एक बार बॉल उसके हाथ लग जाती तो कुछ ही क्षणों में बास्केट के अंदर से नीचे टपकती दिखती। परीक्षित में मानवीय गुण भी कूट कूट कर भरे थे। साहस और न्यायप्रियता की छाया की तरह उसके साथ चलते थे। शारीरिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के प्रति तो वो अतिरिक्त रूप से संवेदनशील था। कमज़ोर छात्रों को वो जब दबंग छात्रों से दबता या पिटता देखता तो वो ऐसे छात्रों के सामने एक मजबूत सुरक्षा कवच बनकर खड़ा हो जाता। उसके बाबा ने उसका असाधारण बल देखकर उसे सीख दी थी कि बलवान को अपने बल का प्रयोग सदैव अन्याय के विरुद्ध करना चाहिए। वे अक्सर गीता का श्लोक कोट करते, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। परंतु विधि का विधान क्या है ये पहले से कोई नहीं जानता। बहुधा ऐसा देखा गया है कि सौभाग्य को दुर्भाग्य में पलटते देर नहीं लगती, और हंसते खेलते आशाओं से भरे पूरे दिन दुर्भाग्य की काली छाया पड़ने पर पलक झपकते घोर दुख और गहन अवसाद से भरे दिनों में बदल जाते हैं। बाबा पोते के सुख से बसर होती जिंदगी विधि से देखी नहीं गई। कुछ ऐसा हुआ कि परीक्षित के सारे गुण उसके अपने ही दुर्भाग्य का कारण बन गए और बाबा पोते के जीवन से सुख, शांति और उल्लास छीन ले गए। तब परीक्षित 9वीं कक्षा में पढ़ता था।
एक कमज़ोर और निर्धन छात्र को दबंगई से बचाने के चक्कर में उसने एक प्रभावशाली स्थानीय राजनेता के पुत्र का हाथ कसकर पकड़ लिया। नेता पुत्र क्रोध में फुफकार उठा और हाथ छुड़ाने के प्रयास में अपना पूरा दम लगा बैठा, पर परीक्षित के असीम बल के आगे वो क्या टिकता। नेता पुत्र अपना हाथ छुड़ाने के लिए जितना बल लगाता गया, परीक्षित की लोहे की सणसी जैसी पकड़ उसकी कलाई पर उतनी ही मजबूत होती गई। अब तक इस दृश्य को देखने के लिए कई छात्र घटना स्थल पर इकट्ठे हो चुके थे और मन ही मन परीक्षित के बल और साहस की सराहना कर रहे थे। अंत में नेता पुत्र को गरीब छात्र से माफ़ी मांगनी पड़ी और तब जाकर परीक्षित ने उसका हाथ छोड़ा। तमाम छात्रों के सामने हुए अपने इस अपमान से नेता पुत्र तिलमिला उठा और परीक्षित को देख लेने की धमकी देता हुआ वहां से निकल गया। दूसरे ही दिन नेता पुत्र ने राजनीतिक हैसियत रखने वाले अपने पिता के माध्यम से स्कूल के प्रिंसिपल के सामने परीक्षित की पेशी करवा दी। प्रिंसिपल के कक्ष में परीक्षित के साथ उसके बाबा अर्जुन प्रसाद भी थे। मामला परीक्षित द्वारा नेता पुत्र को अकारण धमकाने और मारने पीटने का था। सबूत के रूप में नेता पुत्र ने अपनी कलाई आगे कर दी, जिसे देखकर बाबा पोता दोनों सन्न रह गए। परीक्षित ने जहां दबंग नेता पुत्र की कलाई को कस के पकड़ा था, वहां लगभग 2 इंच के पट्टे के आकार का गहरा नीला लाल दाग पड़ गया था। समझदार अर्जुन प्रसाद मामले की नज़ाकत को तुरंत भाप गए और इससे पहले कि परीक्षित को स्कूल से निकालने की परिस्थिति बनती, उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर राजनेता के पैर छूकर परीक्षित की ओर से उनसे माफ़ी मांगी और उसे सुधरने के लिए एक अवसर और दिए जाने की प्रार्थना की। अपने परम प्रिय पूज्य दिव्य आभा वाले बाबा को अपने भव्य शरीर के साथ राजनेता के चरणों पर गिरा देख परीक्षित दहल गया। उसके बाल मन पर मानो वज्रपात ही हुआ। इस दुर्घटना के बाद परीक्षित अपने बाबा से फिर कभी ठीक से आंख न मिला सका। एक गहरा अवसाद, अपराध बोध सा उसके मन में घर कर गया था। बाबा अक्सर उससे कहा करते कि ईश्वर ने तुम्हें बल और साहस देने में अत्यधिक उदारता बरती है परीक्षित। इन अनुपम उपहारों का कभी दुरुपयोग न करना। शक्ति योग है, योग, भोग नहीं। बाबा की कही इन सब बातों का ध्यान कर वो अक्सर अत्यंत विचलित हो जाता और स्वयं को कोसता। बाबा भी अब पोते की तरफ भरपूर नज़र न डालते थे। परीक्षित की युवा देह से फूट पड़ती बलिष्ठ मांसपेशियां उनके मन में भय की सिहरन दौड़ा देती थीं। वे भविष्य में और अनिष्ट होने की आशंका से ग्रस्त रहने लगे थे। कभी कभी वे सायास लाई गई मुस्कुराहट के साथ परीक्षित के सिर पर हाथ फेर देते थे। इधर परीक्षित गहरे अवसाद और अपराध बोध के कारण तेजी से बदलने लगा था। अपने विशेष बल और साहस की ओर से अब वह निरपेक्ष होता जा रहा था। उसे लगता कि वो अब किसी कार्य को सामान्य रूप से करने लायक नहीं रहा और उसे स्वयं आगे बढ़कर कोई कार्य ही नहीं करना चाहिए। अब यदि कोई छात्र उससे सहायता की गुहार लगाता तो वो अनसुनी कर देता। खेल के मैदान में आगे बढ़ बढ़कर अपनी टीम को जिताना उसके बस में अब नहीं रह गया था। खेल के दौरान कहीं उसके द्वारा अपने बल पर नियंत्रण खो बैठने से अथवा उसके अपने डील डॉल के कारण किसी खिलाड़ी छात्र को शारीरिक क्षति न पहुंच जाए, ये सोच सोचकर उसने अपने प्रिय खेल कबड्डी और बास्केटबॉल में भाग लेना ही छोड़ दिया था। ऐसे खेलों में भाग लेने का विचार आते ही उसके हाथ पांव ढीले पड़ने लगते। कभी दुष्ट छात्रों तथा मोहल्ले के बदमाशों के मन में अपने साहस, बल और डील डॉल से खौफ पैदा करने वाला शेर दिल परीक्षित अब खुद एक खौफजदा गीदड़ में बदल चुका था। इस तरह आशंकाओं में जीते हुए उसे हर समय ये भय सताता रहता था कि दुनिया उसके बाबा और उसे फिर किसी साजिश में न फंसा दे। इन हालात के चलते परीक्षित ने पढ़ाई से इतर समस्त क्रियाकलापों को त्याग दिया और पूरी तरह से अपना करियर निर्मित करने में जुट गया। पर वो अपने साथ हुई उस दुर्घटना को कभी भी अपने मन से नहीं हटा पाया था।
अपने प्रिय बाबा की राजनेता के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने वाली तस्वीर उसे रात रात जगाए रखती। बाबा के अपमान का बदला लेने के लिए कभी कभी उसके हाथ पैर ऐंठने भी लगते, परंतु शीघ्र ही परिणाम का भय उस पर हावी हो जाता और वो बदले की कार्रवाई का भाव त्याग देता। अक्सर बाबा की दुर्गति का कारण वो स्वयं अपने को ही मानता। स्वयं को अपराधी मानकर वो घोर पश्चाताप करता और ग्लानि से भर उठता। धीरे धीरे स्कूल, मोहल्ले, परिचितों और दोस्तों के बीच उसकी छवि पहले से बिल्कुल उल्टी हो गई। लहीम शहीम शरीर वाले परीक्षित की पहचान अब एक दब्बू, कायर और डरपोक लड़के में तब्दील हो गई। परीक्षित ने भी स्थिति को बिना किसी विरोध के चुपचाप स्वीकार कर लिया था। उसके चेतन और अवचेतन की भीतरी परतों तक एक अनजान भय और आशंका की काली चादर फैल चुकी थी। इन्हीं परिस्थितियों के चलते एक दिन छात्रों के एक झुंड के समक्ष इसी नेता पुत्र ने परीक्षित को उपहास के स्वर में डरपोकवा कहकर संबोधित किया। डरपोकवा यानी डरपोक का आंचलिक बोली में उच्चारण। ये विडंबना ही रही कि उसी दिन से उसका नाम पूरे कॉलेज में और धीरे धीरे मोहल्ले में भी डरपोकवा प्रसिद्ध हो गया। परीक्षित में विरोध करने का साहस न बचा था और अप्रिय परिस्थितियों को चुपचाप बर्दाश्त कर लेने की उसकी आदत सी बन गई थी। यद्यपि उसके अंतःकरण में एक दबी हुई सी विरोध की चिंगारी अभी भी बची थी, तथापि प्रत्यक्ष रूप से वो अपनी छवि के प्रति उदासीन सा हो चला था। उधर बोली के आंचलिक आग्रह और बोलने में मुख सुख को तवज्जो देने के चलते डरपोकवा संबोधन धीरे धीरे कब मात्र पोकवा तक सीमित रह गया, किसी को पता भी न चला। किसी समय कमजोर छात्रों का मसीहा, साहसी धीर ललित नायक अब धड़ल्ले से कॉलेज, समाज, मोहल्ले में पोकवा नामधारी होकर रह गया था। जैसे किसी विडंबना के अधीन डरपोकवा शब्द में से डर अंश निकलकर परीक्षित के मन में बस गया हो और लोगों द्वारा संबोधन के लिए मात्र पोकवा ही बचा रहा हो। एक सामाजिक दुर्घटना और समाज के असंवेदनशील व्यवहार के चलते असीम शुभ संभावनाओं से भरा एक नवयुवक लगभग नपुंसक ही हो चला था। इन्हीं विकट परिस्थितियों के चलते परीक्षित ने बीए की परीक्षा पास की और अपने प्रिय पूज्य बाबा की मृत्यु का साक्षी बना। एक कन्या के पिता और शिक्षा विभाग में पिछले लगभग 10-12 साल से कार्यरत परीक्षित बाबू आज भी उसी प्रकार के भय, दुविधाओं और आशंकाओं से ग्रस्त हैं जैसी बचपन में स्कूल की एक दुर्घटना के कारण उनके मन में समा गई थी। एक नकारात्मक रुग्ण मनोविज्ञान आज भी परीक्षित बाबू के जीवन के दैनंदिन क्रियाकलापों को नियंत्रित कर रहा था। परीक्षित बाबू अब तक लगभग पूर्ण रूप से मनोरोगी हो चुके थे, परंतु संयोग से उनके चरित्र में एक अनूठी काबिलियत ये थी कि वे अपनी इस भयानक कमजोरी को परिवार और समाज से अब तक सफलतापूर्वक छिपाकर रख सके थे। पत्नी और अपनी लड़की से वे अपना व्यवहार सामान्य रखने में सफल थे, यद्यपि इसमें उन्हें कई बार झूठ भी बोलना पड़ता था। अखबार में रोज हिंसा, लूट, बलात्कार की घटनाओं को पढ़ पढ़कर वे मानसिक रूप से काफी अशक्त भी हो चले थे, यद्यपि उनके बलिष्ठ शरीर और ऊर्जा पर अभी तक कोई नकारात्मक लक्षण उभर कर नहीं आए थे। परीक्षित बाबू का सुदर्शन शरीर और दिव्य क्रांति से भरा रौबदार संभ्रांत चेहरा भी उनके शंकालु स्वभाव के कारण उनका दुश्मन बना हुआ था। उन पर नजर पड़ने पर स्त्री पुरुष समान रूप से सराहना के भाव में उन्हें एकटक कुछ देर तक देखते रह जाते। ऐसे समय में वे किसी अनहोनी की कल्पना में अपने साथ घटता देख घबरा जाते और उनकी सांस ऊपर नीचे होने लगती। इसीलिए वे सार्वजनिक स्थलों पर सदैव सतर्क रहते कि कहीं उनसे कोई चूक ना हो जाए और लोग उन पर कोई इल्ज़ाम न थोप दें। वैसे अनावश्यक रूप से सतर्क रहने की अपनी इस आदत से वे अक्सर ही अपने ऊपर झल्लाते भी रहते थे। कुछ दिन पूर्व एक वाकया यूं हुआ कि सुबह दफ्तर जाने के लिए वे एक टेम्पो में बैठे तो अगले ही स्टॉप पर एक स्मार्ट सी युवती चढ़ी
और अंदर उन्हें बैठा देख आश्वस्त भाव से उनके बगल में थोड़े से रिक्त स्थान पर धंस कर बैठ गई। परीक्षित बाबू युवती की इस हरकत से एकदम असहज होकर आशंकाओं से घिर गए। युवती के शरीर का कुछ हिस्सा उनकी सुदीर्घ टांगों को सहज रूप से स्पर्श कर रहा था। उनको लगा कि युवती टेम्पो के हिचकोलों के साथ उन पर अनावश्यक रूप से कुछ अतिरिक्त दबाव डाल रही है। परीक्षित बाबू ने अपने स्वभाव के अनुसार निश्चय किया कि इसके पहले कि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो जाए वे अगले स्टॉप पर उतर जाएंगे। इस बीच उन्होंने अपने पर्स, चाबी, पेन आदि को जेब में टटोलकर सुरक्षित पाकर अपने को आश्वस्त कर लिया था, क्योंकि वे यह भी मानकर चल रहे थे कि युवती किसी जेब कतरों के गिरोह की हो सकती है। वैसे ये कोई नई बात नहीं थी। परीक्षित बाबू का दफ्तर आते जाते यही हाल रहता था। पर वे अगले स्टॉप पर उतरकर राहत की सांस ले पाते कि इससे पहले सामने की सीट की सवारी उतर गई और टेम्पो ने रफ्तार पकड़ ली। फिलहाल वे स्मार्ट युवती के बगल से उठकर सामने खाली हुई सीट पर बैठ गए, पर पूरी तरह से आश्वस्त होने से पहले उन्हें फिर असहज हो जाना पड़ा। उन्हें लगा कि वो युवती अब उन्हें ध्यान से लगातार देखे जा रही है। अब तो उनकी पूर्व की आशंका पक्के यकीन में बदलने लगी कि ये युवती किसी गिरोह की सदस्य है और निश्चय ही उन्हें किसी मामले में फंसाकर उनका कुछ नुकसान कर सकती है। उस युवती ने उन्हें ज़्यादा देर पशोपेश में नहीं रहने दिया। कुछ ही देर बाद वो टेम्पो की आवाज़ के ऊपर उन्हें संबोधित कर बोली, आप सिंह साहब हैं ना? कविता सिंह के पिता? अपनी लड़की का नाम सुन परीक्षित बाबू ने युवती की ओर ठीक से निगाह डाली तो चेहरा परिचित सा लगा। इसके पहले वे कुछ जवाब देते युवती ने कहा, मैंने कविता को प्राइमरी तक पढ़ाया है, बड़ी होनहार लड़की है। आप सुबह उसे स्कूल छोड़ने आते थे, तब से पहचानती हूँ आपको। मेरी ओर से कविता को याद कीजिएगा। उस दिन परीक्षित बाबू को उस युवती के सामने बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अपने ऊपर जबरदस्त कोफ्त हुई सो अलग। उन्होंने अन्य मनस्क होने का बहाना मारकर किसी तरह उस युवती से न पहचान पाने के लिए माफ़ी मांगी। इस प्रकार की आए दिन होने वाली आधारहीन अप्रिय घटनाओं से परीक्षित बाबू के सब्र का बांध अब टूटने के कगार पर आ गया था। विडंबना ये थी कि वे अपनी परेशानी किसी से बांटते भी नहीं थे। बाहर कुछ, मन के अंदर कुछ और। दोहरे व्यक्तित्व को ढोते ढोते वे आजिज आ चुके थे। इस विकट स्थिति से उबरने के लिए उनमें एक जोरदार छटपटाहट सी उभरने लगी थी। डॉक्टर, गंडा, तावीज़ आदि तो वे आजमा चुके थे। अब उन्हें लगने लगा था कि उन्हें स्वयं ही कुछ करना होगा। पर क्या करना होगा? सवाल अहम था। उन्होंने विचारा कि यदि वे बचपन की उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पूर्व की स्थिति में फिर से पहुंच जाएं और यदि उनके मन से बाबा की राजनेता के चरणों में गिड़गिड़ाने वाली अपमानजनक तस्वीर मिट जाए तो शायद उन्हें इस मनोरोग से छुटकारा मिल जाए। इन दिनों वे अपने दिवंगत बाबा से रोज प्रार्थना करने लगे थे कि वे उन्हें इस त्रासद स्थिति से उबारें, परंतु प्रार्थना के दौरान परीक्षित बाबू को बार बार बाबा का वही उदास चेहरा दिखता जिससे उनकी हताशा बनी रहती। साथ ही यह भी था कि हालात से उबरने की इच्छा बलवती हो जाने से तथा मन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण के आविर्भाव से उनमें आशा की एक हल्की सी तरंग भी संचारित होने लगी थी, जो धीरे धीरे प्रभावी बनती जा रही थी। आज सुबह परीक्षित बाबू दफ्तर जाते समय जब कुछ प्रफुल्ल मुद्रा में आईने के समक्ष खड़े हुए तो अपने सुंदर स्वरूप को देख स्वयं ही मुग्ध हो उठे। आईने के समक्ष अपने को परखते हुए निहारना उनके स्वभाव से वर्षों पहले हट चुका था। अपने इस असामान्य व्यवहार पर उन्हें थोड़ी हैरानी भी हुई। दफ्तर में उनके साथी और बॉस उनके इन दिनों बढ़ते आत्मविश्वास को नोटिस में ले चुके थे। बॉस ने परीक्षित बाबू को लंच पर अपने कमरे में बुलाकर अगले प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा पास करने हेतु प्रेरित किया। इस पर परीक्षित बाबू बोले, सर, ये परीक्षा पास करना मेरे बस की बात नहीं। जैसे चल रहा है ठीक ही है।
तुमको अपने व्यक्तित्व और क्षमताओं का एहसास नहीं है परीक्षित। तुम चाह भर लो तो क्या नहीं कर सकते हो। तुम में वे सभी गुण भरपूर मात्रा में हैं जो अधिकांश सफल लोगों में अल्प मात्रा में होते हैं। तुम पता नहीं क्यों अपने प्रति उदासीन से रहते हो। जरा जागो परीक्षित, अपने को ठीक से पहचानो। बॉस ने परीक्षित बाबू से कहा। परीक्षित बाबू को बॉस द्वारा किया गया उनके व्यक्तित्व और क्षमता का मूल्यांकन बड़ा प्रेरक लगा। वे यकायक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा से भर उठे। कमरे से निकलते निकलते बॉस ने परीक्षित बाबू को रामचरितमानस की चौपाई का चुप साध रहा बलवाना सुनाकर उन्हें दुगनी ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर दिया। वर्षों से अपने आप में सिमटे परीक्षित बाबू से आज पहली बार किसी से इतनी आत्मीय और बेधड़क बातचीत हुई थी। वे प्रफुल्ल और थोड़ा आत्ममुग्ध भी थे। स्वाभिमान और बड़े हौसले का उन पर हल्का सा उन्माद भी छाने लगा था। आत्मविश्वास से लबरेज शाम को घर लौटते समय उनकी चाल में गजब की ठसक थी। उनके बलिष्ठ पैरों की पिंडलियों की पेशियों का तनाव बाहर को जैसे छलका जा रहा था। वे अपनी चाल की शान से खुद चमत्कृत थे और मन ही मन आनंद ले रहे थे। आज वर्षों बाद उन्हें अपनी मांस मज्जा और चेतना का सघन एहसास हो रहा था। उनके शरीर के अंदर जैसे एक किशोर कुलबुलाने लगा था। उन्हें सड़क पर जरा भी घबराहट नहीं हो रही थी। वे टेम्पो स्टैंड की ओर बढ़ते बढ़ते अपनी मनःस्थिति का विश्लेषण कर ही रहे थे कि सड़क से लगे स्कूल की चारदीवारी के ऊपर से एक फुटबॉल फुटपाथ पर आ गिरी और टप टप सड़क पर फुदकने लगी। फुटबॉल को अपने सामने फुदकता देख परीक्षित बाबू के किशोरावस्था के खिलाड़ी मन ने उनके शरीर पर जैसे पूरा अधिकार जमा लिया और वे अपने सामने फुदकती फुटबॉल को देख मचल उठे। उनका शरीर एक खिलाड़ी की मुद्रा में तन गया और टांगों की मांसपेशियां एक निर्धारित कार्य करने के लिए उद्यत हो कस गईं। एकाएक ही परीक्षित बाबू चीते जैसी फुर्ती के साथ फुटबॉल पर झपट पड़े और उन्होंने एक ऐसी जबरदस्त और सटीक शॉट उस पर लगाई कि वो स्कूल के मैदान की ओर आकाश में उठती गई। अब सड़क पर चलने वालों की निगाहें आकाश में उड़ती हुई फुटबॉल पर थीं। फुटबॉल काफ़ी ऊंचाई तक आकाश की ओर उड़ती गई और फिर क्षणांश के लिए रुककर हवा में अपने पूर्व पथ पर कोण बनाती हुई वापस स्कूल के मैदान में जा गिरी। अब आसपास के सभी लोग परीक्षित बाबू की ओर आश्चर्य मिश्रित सराहना की नज़र से देख रहे थे। सड़क पर इस तरह का अप्रत्याशित प्रदर्शन कर परीक्षित बाबू थोड़ा खुद भी भौचक तो थे, पर उन्हें अपने इस आचरण पर कोई मलाल न हुआ, बल्कि उन्हें ये लगा कि उनके अंतर्मन में कोई ग्रंथि भुसभुसा कर टूट गई है और अंदर ही कहीं किसी अदृश्य बांध ने टूटकर ऊर्जा का एक ऐसा सैलाब छोड़ दिया है जिसने उनकी पोर पोर को सराबोर कर दिया है। अभी उनका मन सड़क पर कुछ और बहकने को कर रहा था, परंतु इसके पहले कि वे बहक कर सड़क पर गलत ढंग से गाड़ी चलाने वालों और अनावश्यक जोर जोर से हॉर्न बजाने वालों से उलझते, उनको घर की तरफ जाने वाली टेम्पो मिल गई। मोड़ पर टेम्पो से उतरकर जब वे अपने घर की ओर पैदल बढ़े तो अनायास ही सर उठाकर दुकानदारों को, छज्जे बाजे पर खड़े लोगों को भरपूर आत्मविश्वास से देखते गए। वे सब उन्हें अपने और अपने दिवंगत बाबा की छवि की तुलना में अति साधारण और थके हारे से लगे। सहसा उनके मन में अपने असाधारण व्यक्तित्व का एहसास गहरा सा गया, जिसको उस समय उनके मस्तिष्क ने यद्यपि पूरी तरह से संज्ञान में नहीं लिया। उस रात परीक्षित बाबू जब बिस्तर पर सोने गए तो वे एक अपूर्व प्रफुल्लता से भरे थे। शाम तो सुहानी गुजरी ही थी, उन्हें बेखटका सुखद नींद की संभावना भी प्रबल दिखी। स्मित हास के साथ उन्होंने अचानक अपनी अर्धांगिनी को अपनी बाहों में भर लिया और एक स्नेह सिक्त चुंबन माथे पर जड़कर उसे विभोर कर दिया। उस रात परीक्षित बाबू को स्वप्न में उनके बाबा दिखे, जो उनकी तरफ स्नेह और गर्व से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे।
परीक्षित बाबू को स्वप्न में ही ये समझते देर न लगी कि बाबा की ये वही मुस्कुराहट है जो उनके स्कूल के दिनों की दुर्घटना के पूर्व की थी। रात भर बाबा अनेक बार परीक्षित बाबू के स्वप्न में आते रहे और प्रसन्न चित्त दिखते रहे। उनकी छवि में मलिनता लेश मात्र भी न उनकी छवि में मलिनता लेश मात्र भी न थी। रात भर स्वप्न में बाबा के स्नेह की सुरक्षित छांव तले मिले विश्राम ने परीक्षित बाबू के मन में अंकित बचपन की दुर्घटना के समस्त निशानों को मिटा दिया और उनके मनोरोग को लगभग निष्प्रभावी कर दिया। परीक्षित बाबू आज सुबह दफ्तर जाने की तैयारी प्रफुल्ल मन से कर रहे थे। रात का स्वप्न उन्हें आह्लाद पर आह्लाद दिए जा रहा था। बाबा की तेजोमय छवि बार बार आंखों के आगे तिर जाती। उन्हें लग रहा था कि वे निर्बंध आकाश में उड़ रहे हैं। कभी कभी सीटी में कोई धुन भी बज उठती उनके मुंह से। पत्नी से जब जब उनकी नज़र मिलती, अनायास ही एक उल्लास भरी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर खिल जाती। दफ्तर जाते समय आज उनको वही टेम्पो चालक लड़का मिला जो अक्सर उन्हें मिल जाता था। वो महत्वाकांक्षी और मेहनती लड़का पत्राचार से बीए भी कर रहा था और टेम्पो भी चलाता था। परीक्षित बाबू उससे अतिरिक्त स्नेह रखते थे और संघर्ष में उसका भावनात्मक साथ देते थे। उसको भी उनका सानिध्य अच्छा लगता था और वो उनसे अक्सर मार्गदर्शन भी लेता रहता था। आज एक दबंग टाइप का व्यक्ति भी परीक्षित बाबू के साथ टेम्पो में चढ़ा। घुसते ही टेम्पो में जगह कम देख वो सवारियों से इस प्रकार व्यवहार करने लगा जैसे टेम्पो उसी का हो और सब सवारियां उसके रहमो करम पर मुफ्त में यात्रा कर रही हों। उस गुंडे का व्यवहार परीक्षित बाबू, टेम्पो चालक तथा सभी सवारियों को नागवार लग रहा था। इत्तेफाक से परीक्षित बाबू और वो गुंडा टाइप का दबंग व्यक्ति एक ही स्टॉप पर उतरे। पैसा देकर परीक्षित बाबू दफ्तर जाने वाली सड़क की तरफ बढ़ गए। अभी वे थोड़ी दूर बढ़े ही थे कि उन्हें बचाव की गुहार सुनाई पड़ी। उन्होंने पलटकर देखा तो पाया कि वही गुंडा किस्म का व्यक्ति टेम्पो चलाने वाले लड़के को गालियां देते हुए पीट रहा है। परीक्षित बाबू के मन मस्तिष्क में पिछली रात स्वप्न में दिखे बाबा की मनोहारी छवि अभी भी छाई हुई थी। वे उनसे मन ही मन संवाद भी कर रहे थे। वे इसी झोंक में पुलकित से चले जा रहे थे। उनको ये व्यवधान अच्छा नहीं लगा। गुंडे द्वारा उनके स्नेह पात्र टेम्पो चालक का पीटा जाना उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। सहसा उनके मन में बाबा का शक्ति के सदुपयोग के संबंध में दिया गया सूत्र वाक्य परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम कौंध गया। बाबा की प्रमुदित छवि के साथ उनके सूत्र वाक्य का मस्तिष्क में आना परीक्षित बाबू के लिए बाबा के किसी निर्देश का स्पष्ट संकेत सा साबित हुआ। परीक्षित बाबू बिजली की गति से आगे बढ़े और उन्होंने एक ही बार में टेम्पो चालक को छुड़ाकर गुंडे को कॉलर से पकड़कर अपने चेहरे की ऊंचाई तक उठा लिया। अब सामान्य कद काठी वाले गुंडे के दोनों पैर हवा में झूलते हुए जमीन को स्पर्श करने के लिए छटपटा रहे थे। लहीम शहीम परीक्षित बाबू द्वारा इस अप्रत्याशित हमले की गुंडे ने कभी कल्पना भी न की थी। परीक्षित बाबू के तेजस्वी चेहरे और कुपित आंखों को अपने चेहरे के इतने नजदीक पाकर गुंडा हतप्रभ और बेबस हो गया। परीक्षित बाबू ने पराभूत हो चुके गुंडे से कड़क कर पूछा, चालक को पैसा देते हो कि ले चलूं थाने? अब तक टेम्पो के आसपास काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सभी जानना चाहते थे कि मामला क्या है। टेम्पो चालक ने बताया कि वो व्यक्ति जिसे बाबूजी ने पकड़ रखा है बदमाश है और किराया मांगने पर मारपीट कर रहा था। गर्मा गर्म बातचीत के चलते परीक्षित बाबू की पकड़ अब तक थोड़ी ढीली पड़ गई थी। अपने को चारों ओर से घिरा देख गुंडे ने पैंतरा बदला और अपने को झटके से छुड़ाकर सामने की ओर सीधी सड़क पर तेजी से भागा। इधर अपने साहसिक कारनामे के परिणाम को देखकर परीक्षित बाबू को ये समझते देर न लगी कि बाबा ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और उनका पुनर्संस्कार हो चुका है।
उन्हें अपने गहरे अंतर्मन में महसूस हुआ कि जैसे अंदर की समस्त नकारात्मक जटिल ग्रंथियां खुल गई हैं और सारे मनोविकार बाहर हो गए हैं। उनकी नजरें अभी भी भागते हुए गुंडे का पीछा कर रही थीं। इस क्षण अपने को पूर्णतया निरोग महसूस कर वे निहाल हो उठे। उनके अंतर्मन से पोकवा भाग चुका था। उल्लसित परीक्षित बाबू के मन से बेसाख्ता निकला, भाग निकला पोकवा। जब भीड़ ने परीक्षित बाबू के मुंह से भाग निकला पोकवा सुना तो उनको लगा कि भागने वाले गुंडे का नाम पोकवा है। अब भीड़ गुंडे के पीछे चिल्लाती भाग रही थी, पकड़ो पकड़ो, वो भागा पोकवा, वो भागा। परीक्षित बाबू को अचानक जोर से हंसी आ गई। वर्षों बाद आज वे मुस्कुराते हुए दफ्तर जाने वाली सड़क पर इत्मीनान से बढ़े जा रहे थे। तो अभी आप सुन रहे थे भारत भूषण जोशी जी द्वारा लिखी ये बहुत ही प्रेरणास्पद कहानी पोकवा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा? यदि हो सके तो कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।